देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट का। क्वेश्चन है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज कंडक्शन करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयंस, कंडक्शन करंट ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. It is not a conduction current, but it is caused by varying electric field. Which one of the option is right? कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा. बताइए. टी, शाबाश. कंडक्शन करंट क्या है? वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कोज है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर. सी नहीं बेटा बच्चों, डी. परवीन गलत बोल रहे हो आप, डी ऑप्शन. अरे अभी तो बताया, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाती है? डिस्प्लेसमेंट करंट. वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट करंट. सिर्फ यही तो समझाया मैंने आपको कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगी? आपका डिस्प्लेसमेंट करंट. तो ऑप्शन डी इज राइट. ठीक है, और क्वेश्चन लिखिए जल्दी, जिसको नोट करिए. लिख लिया? क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका. द चार्ज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द चार्ज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is Q is equals to Q naught sin omega t. Q naught sin omega t. Then find the magnitude of displacement current. Then find the magnitude of displacement current current. Then find the magnitude of displacement current through the capacitor. Through the capacitor. Magnitude of displacement current through the capacitor. Displacement current निकालना आपको बच्चों. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट अभी क्या था? ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी. ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट. फाई को क्या लिख सकते हो? Q बाई एप्सिलॉन नॉट. क्या लिखोगे? D बाई डी टी डी क्यू बाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डी क्यू बाई डी टी. तो ID की वैल्यू क्या होगी बच्चों? डी क्यू बाई डी टी. डी क्यू बाई डी टी. तो डी बाई डी टी, क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों? क्यू नॉट साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी. तो क्यू नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी, फिर कॉस का करेंगे डिफरेंशिएशन तो ओमेगा. तो क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो दिस इज योर बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट. क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ये क्या आ जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट करंट. नोट करिए जल्दी से. अब बात करते हैं मैक्सवेल फोर इक्वेशन. मैक्सवेल ने हमें चार इक्वेशन दी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी बच्चों. इन चारों इक्वेशन से सारी हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है आपके पास. सारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है इन चारों मैक्सवेल इक्वेशन पे ही बेस्ड है. ठीक है, तो मैक्सवेल फोर इक्वेशन देखो, ये मैक्सवेल फोर इक्वेशन आपकी बुक्स में सिर्फ इंटीग्रल फॉर्म में दी है. बोर्ड में आ सकता है पूछे तो इसी फॉर्म में पूछे बच्चों, लेकिन मैं आपको दोनों फॉर्म करवाऊंगी. एडवांस में IIT में क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. डिफरेंशियल फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चन हमारे इजीली सोल्व हो जाते हैं इनसे, जो बड़े मेथड की वजह शॉर्ट से सोल्व हो जाते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन. मैक्सवेल इक्वेशंस. ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों फॉर्म बात करेंगे. चार मैक्सवेल इक्वेशन थी, एक बार मैं लिख देती हूँ.
जो आपकी बुक्स फॉलो करती हैं उसको बता देती हूँ, फिर अलग से करते हैं। क्या था अपने पास? गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गोज लॉ, पहली इक्वेशन क्या थी आपके पास? गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था बच्चों? E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है ये। दूसरी क्या था आपका? B डॉट ds इज इक्वल टू 0। गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म, यही था ना? क्लोज लूप में आपके पास नेट फ्लक्स क्या होगा? आपका 0 होगा। गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म ये कहता है B डॉट ds इज इक्वल टू 0। तीसरा क्या था आपके पास? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये क्या था? फैराडे लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी बच्चों आपकी? अभी जो मैंने करवाई, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस में एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, या और म्यू नॉट J प्लस में डेल D बाई डेल्टा टी। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ACL लो, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लो। दिस इज योर मैक्सवेल इक्वेशन बच्चों। ये इंटीग्रल फॉर्म में है आपकी। ठीक है, ये आपके बुक्स में भी गिवन, एनसीईआरटी भी इसी को फॉलो करती है जनरली। ठीक है, तो E डॉट ds क्या होता है बच्चों? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा आपने, ये मैग्नेटिज्म। दिस इज द गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस इज द गोज लॉ इन मैग्नेटिज्म, एंड दिस इज द फैराडे लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये इक्वेशन क्या बताती है? कि चेंजिंग फ्लक्स क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इक्वेशन क्या बना रही है? चेंजिंग फ्लक्स क्या बनाएगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इक्वेशन किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे। किस पे डिपेंड करती है? आपकी टाइम पे। दिस इक्वेशन आल्सो डिपेंडेंट ऑन द टाइम। ये इक्वेशन भी किस पे डिपेंड करती है? आपकी टाइम पे। ये दोनों इक्वेशन टाइम पे इंडिपेंडेंट है। ये दोनों इक्वेशन आपकी टाइम पे डिपेंड नहीं करती। और ये इक्वेशन हमें क्या बताती है बच्चों? कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। कम्युनिकेशन सिस्टम, टीवी आपका रेडियो, सब जो चलता है इन सब के कॉम्बिनेशन से, कि इन सब का प्रोसेस कंसेप्ट यूज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। ये कंसेप्ट क्या बना रहा है? कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फैराडे ने क्या कहा? कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सवेल ने क्या कहा? कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। इसी कंसेप्ट को रिवर्स में उठाया उसने, कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगी आपके बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी आपके पास। ठीक है, डेल ई बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं ना इसको हम लोग यहाँ पे, कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगी आपकी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी यहाँ पे। ठीक है, नोट करिए, ये इक्वेशन नोट करिए। फर्स्ट लिख लीजिए, दिस इज द गोज लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। दिस इक्वेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट। ये टाइम पे क्या होती है बच्चों? इंडिपेंडेंट होती है। ये भी क्या है? टाइम पे इंडिपेंडेंट होती है। टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। और ये क्या कहती है? कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बताती है बच्चों? ये वाली इक्वेशन आपकी, ये भी क्या है? टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ये क्या बताती है? कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या देगी बच्चा आपको? मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। अब मैं दोनों को एक साथ लिखती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कैसे। ये नोट करिए जल्दी से बच्चों, एक बार जल्दी नोट करिए।
इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखनी है और इसमें ऐसे, क्या कंसेप्ट यूज होता है उसके लिए मैं अभी बाद में बताऊं, पहले मैं लिख रही हूँ मैक्सवेल इक्वेशंस इन इंटीग्रल फॉर्म। मैक्सवेल इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, दोनों में लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में भी और इंटीग्रल फॉर्म में भी। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी, ई डॉट, देखो क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन, देखो क्या थी, ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू को मैं रो इंटू डीवी लिख सकती हूँ। देखो एक फॉर्म और देख लीजिए, ये क्या है, ये हम यूज करेंगे बच्चों, इसलिए ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था आपने फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, जो ये आपका गिवन बुक्स में। अब देखो हमने यूनिफॉर्म डेंसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, रो क्या होती है बच्चों, क्यू अपॉन में डीवी। अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था ना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो क्यू को क्या लिख सकते हो बच्चों, रो इंटू डीवी। तो मैं इसको, इस इक्वेशन को आल्सो राइट इन दिस फॉर्म, ई डीएस रो इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो इंटू डीवी, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं टोटल के लिए कर दिया, डीवी को इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर दिया। अरे इसको डी क्यू बाई डी लिखोगे, टी क्यू को इंटीग्रेशन करोगे तो ऐसे लिखोगे नहीं, तो क्यू बराबर क्या बना, रो इंटू डीवी। क्यू बराबर क्या बना बच्चों आपका, रो इंटू में डीवी। तो दिस इज आल्सो द मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है बेटा, ठीक है, ध्यान देखो। तो क्या देखो, मैक्सवेल इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज आएगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैं बता दूंगी कैसे आया, अभी जस्ट नोट कर लो एक बार, फिर अभी बताती हूँ कैसे आया। डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। सेकंड देखो क्या थी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये क्या थी इधर, बी डॉट डीएस इज इक्वल टू 0, बी डॉट डीएस इज इक्वल टू 0। थर्ड क्या बन जाएगी, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ई बाई डेल्टा टी। और ये क्या थी बच्चों, ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस डी बाई डी टी को बाहर ले लो, फाइव की वैल्यू क्या बन जाएगी, बी डॉट डीएस, बी डॉट, अरे फाइव को क्या लिख सकते हो, स्मॉल एलिमेंट के लिए बी इंटू ए लिख सकते हो, तो बी डॉट डीएस, तो बी डॉट डीएस ऐसे भी लिख सकते हो। अरे डी बाई डी टी बाहर लिख लिया, फाइव को क्या लिख सकते हो, बी इंटू ए, स्मॉल के लिए क्या लिख दिया, डीएस, बी डॉट डीएस लिख दिया। ठीक है, बी डॉट डीएस, बी डॉट डीएस। ठीक है, दिस इज योर थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी बच्चों, अभी जो निकाली थी, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस में एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, या फिर और म्यू नॉट जे प्लस में डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, करंट डेंसिटी की फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, डेल डी बाई डेल्टा टी। ठीक है, म्यू नॉट, और टोटल के लिए इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन करना चाहो तो कर दो, फिर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, दिस इज योर फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, दिस इज योर फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, इंटू इसके डीएस और लगा दो बच्चों, इंटीग्रेशन करके नीचे क्या लगा दोगे, डीएस, इंटीग्रल फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो टोटल के लिए क्या लगा दोगे, डीएस। अरे फाइव को क्या लिख दोगे, बी डॉट डी ए, फाइव को क्या लिख दोगे, बी डॉट डी एस, टोटल के लिए फिर वो इंटीग्रेशन लगा दो, वो जैसे इसमें करो। ठीक है, ना भी करो तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात, इतना भी लिख सकते हो। इसी तरह इसको क्या लिख लोगे बच्चों, यहां से डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल डी बाई डेल्टा टी, बस
टी, ये सरफेस इंटीग्रल है। ये क्या बच्चों, सरफेस इंटीग्रल। नोट करिए जल्दी से। आपने इतना पढ़ा तो आप इतना ही लिख लो आप लोग, म्यू नोट आई प्लस एप्सिलॉन नोट डी फाई बाई डी टी, या फिर ठीक है, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए बच्चों, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। ये आपके 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है। इन चारों मैक्सवेल इक्वेशन को लिख लो। ये इंटीग्रल फॉर्म में है बच्चों, ये डिफरेंशियल फॉर्म में। अब ये आई कैसे वो मैं बता देती हूँ एक बार, जल्दी से देखो। बाकी आप लोगों को ये आई कैसी है करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बताती हूँ एक बार। नोट कर लिया? अब देखो बच्चों, ये इंटीग्रल फॉर्म तो सारों को आती है, ये पढ़ी है आप लोगों ने। ये इंटीग्रल फॉर्म तो सारे बच्चों की क्लियर है। डिफरेंशियल फॉर्म देखो, इसके लिए हम लोग 2 थ्योरम यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग 2 थ्योरम यूज करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है बच्चों आपकी? वो कहती है, थ्योरम कहते हैं कि सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल अलोंग ए क्लोज सरफेस, ठीक है। तो इसको कैसे क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग? सरफेस इंटीग्रल, कोई भी फील्ड, एनी फील्ड क्या होगा? ई डॉट ds इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटीग्रल। डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल, डाइवर्जेंस मैंने एक बार लिखना सिखाया था, इस तरह से लिखते हैं डेल डॉट ई से। देखो ऐसे लिखते हैं बच्चों, तो डेल फाई, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। डेल एक ऑपरेटर होता है, इसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। जब इसको हम डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं किसी भी वेक्टर फील्ड से, कोई भी वेक्टर फील्ड, एनी वेक्टर फील्ड, ई है, बी है, ए है, कुछ भी, जनरल लिख लो ए, कोई भी वेक्टर फील्ड, ए बी एनी वेक्टर फील्ड, तो क्या लिखेंगे? डेल आई कैप, ठीक है, डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ए वेक्टर फील्ड को क्या लिख सकते हैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट कर दो इसके साथ, डॉट ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, तो डेल डॉट ए क्या आएगा बच्चों? देखो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डेल ए वाई बाई डेल वाई डेल ए जेड बाई डेल जेड। इस तरीके से लिखते हैं, बोलते हैं डाइवर्जेंस। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जेंस। इसे बोलते हैं डाइवर्जेंस। एक होता है बच्चों करल, ये नोट कर लो जल्दी से, करल। ये डेल क्रॉस, एनी फील्ड का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है? करल कहलाता है। क्या कहलाता है? करल किसको बताता है? रोटेशन को। डाइवर्जेंस क्या बताता है? फ्लक्स, कि किसी पाइप में से कितना पानी अंदर आया, कितना पानी बाहर गया, दैट इज द मीनिंग ऑफ करल। रोटेशन मतलब कितना लिक्विड कितने रेट से रोटेट कर रहा है, कोई भी बॉडी कितने रेट से रोटेट कर रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ करल। करल किसको इंडिकेट करता है? रोटेशन को। CURL, करल रोटेशन को बताता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए जल्दी से एक बार बच्चों, ये पॉइंट, हालांकि आपसे सिर्फ नॉलेज के लिए आपकी, नोट कर लिया। अब देखो, अब क्या आएगा बच्चों आपके पास यहां से, तो मैं कह रही हूं डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब डेल डॉट ई इंटू डी,
डेल डॉट ई इंटू वी। ये होती है डाइवर्जेंस थ्योरम। एक होती है बच्चों स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम, ये थ्योरम कहती है बच्चों लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू द कर्ल ऑफ सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, कर्ल ऑफ सरफेस इंटीग्रल। तो क्या होगा बच्चों यहां से लाइन इंटीग्रल क्या होगा, ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल क्या हो जाएगा यहां से बच्चों, ये ई डॉट डीएल, ठीक है, इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई इंटू डीएस, डेल क्रॉस ई इंटू में डीएस, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास दो थ्योरम है, सरफेस इंटीग्रल और स्टोक्स थ्योरम और आपका डाइवर्जेंस थ्योरम। इसको यूज करके हम इसको किस में लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर। तो देखो पहली थ्योरम क्या थी, ई डॉट डीएस किसके बराबर होता था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, या रो इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इंटू डीवी, ऐसे लिख सकते थे। अब स्टोक्स थ्योरम का, इसका थ्योरम का यूज करिए अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की ई डॉट डीएस की जगह बच्चों क्या लिख सकते हो, डेल डॉट वी। ई डॉट डीएस की जगह क्या लिख सकते हो, डेल डॉट वी। तो डेल डॉट वी इंटीग्रल इंटू डीवी बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू डीवी, ठीक है। तो देखो इंटीग्रल से इंटीग्रल कैंसिल, डीवी से डीवी कैंसिल, वॉल्यूम इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा बच्चों, डेल डॉट ई क्या आया यहां से, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया आपके पास यहां से, ठीक है। देखिए बच्चों कैसे आपके पास बच्चों ये क्या थी, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये क्या थी, डाइवर्जेंस थ्योरम। ई डॉट डीएस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू डाइवर्जेंस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डाइवर्जेंस इनटू डीवी, ठीक है। एक होती है बच्चों स्टोक्स थ्योरम, वो कहती है कि लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होगा, कर्ल ऑफ सरफेस इंटीग्रल। तो कर्ल को किससे लिखते हैं बच्चों, क्रॉस से, डेल क्रॉस ई से, एनी फील्ड, कोई भी वेक्टर फील्ड हो सकती है। अब देखो आपके पास फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी, ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो इंटू डीवी लिख सकते थे, अभी लिख के बताया था मैंने। अब देखो अब ई डॉट डीएस की जगह यहां से देखो, ई डॉट डीएस की जगह मैं डेल डॉट ई लिख सकती हूँ बच्चों। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, डेल डॉट ई, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, डेल डॉट ई इंटू डीवी 1 बाई एप्सिलॉन रो इंटू डीवी। तो वॉल्यूम इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल कैंसिल, तो क्या है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही लिखी थी ना आपने फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, आपने बोलो लिखी थी या नहीं लिखी थी, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म आ गई मैक्सवेल इक्वेशन की। तो आप इन दोनों थ्योरम को यूज करके लाइन इंटीग्रल को सरफेस में लिख सकते हो और सरफेस को लाइन इंटीग्रल में लिख सकते हो, ना सॉरी इंटीग्रल फॉर्म को डिफरेंशियल में लिख सकते हो और डिफरेंशियल को इंटीग्रल फॉर्म में। दूसरा देखो, दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, दूसरी इक्वेशन थी आपके पास बी डॉट डीएस, बी डॉट डीएस इज इक्वल टू 0। अब बी डॉट डीएस की जगह बी भी फील्ड है, क्या लिख सकते हो, डेल डॉट बी। तो क्या आ जाएगा ये, डेल डॉट बी इंटू डीएस बराबर 0 डीवी। तो डेल डॉट बी बराबर 0, यही थी आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म। दिस इज योर सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये क्या थी, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन इन द डिफरेंशियल फॉर्म। थर्ड देखिए, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को और लिख देती हूँ, फोर्थ कर लेना फिर। क्या था आपके पास, ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल्टा टी या माइनस डेल बाई डेल्टा टी बी डॉट डीएस, बी डॉट डीएस। देखो लाइन इंटीग्रल आ गया ना, लाइन इंटीग्रल आ गया, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, स्टोक्स थ्योरम। तो लाइन इंटीग्रल के अकॉर्डिंग इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, कर्ल की फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं इसको, डेल क्रॉस ई इंटू डीएस इंटीग्रेशन बराबर माइनस डेल बाई डेल्टा टी बी डॉट डीएस, बी डॉट डीएस। तो देखो सरफेस इंटीग्रल से बच्चों सरफेस इंटीग्रल कैंसिल, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल्टा टी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल्टा टी। तो ये कौन सी थ्योरम आ गई बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ना फोर्थ में। ये समझ आया, बोलो क्लियर हुआ।
डी डॉट डीएल को क्या लिखोगे, डेल क्रॉस बी इंटू डीएस बराबर म्यू नॉट जे प्लस डेल डी बाई डेल्टा टी इंटू डीएस। तो देखो सरफेस इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल कैंसिल, तो डेल क्रॉस बी किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट जे प्लस डेल डी बाई डेल्टा टी। देखो चारों मैक्सवेल इक्वेशन को मैंने आप लोगों को ये दो थ्योरम यूज करके डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखना सिखाया और इंटीग्रल फॉर्म में भी लिखना सिखाया है मैंने आपको। क्लियर हुआ बच्चों, इतना जल्दी नोट करिए। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो ये आपकी क्या थी, मैक्सवेल इक्वेशन थी। ठीक है, जल्दी नोट करिए। अब बात करते हैं बच्चों ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाउ इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होगी। देखो बच्चों ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा। देखो बच्चों जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, व्हेन चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, तो इट प्रोड्यूस द ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इट प्रोड्यूस ओनली, इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या बना रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर चार्ज पार्टिकल किस में है बच्चों, आपका मोशन में है। ठीक है, तो वहां पे आपने पढ़ा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे दो केस आते हैं आपके पास। ठीक है, कि अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। यूनिफॉर्म मोशन है तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिलेगी बच्चों, चार्ज पार्टिकल के मोशन के कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको यहाँ। ठीक है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चों, अगर मोशन कैसा है आपका, नॉन यूनिफॉर्म है, तो वहां पे बच्चों एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, और वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन। कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या होगी, एमिट होगी। ये रेडिएशन ही, रेडिएशन क्या कहलाएगी बच्चों, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये रेडिएशन ही क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगी। क्या समझ आया कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। नोट करिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। क्या लिखोगे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी बच्चों, आपकी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन क्या देते हैं बच्चों, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and also perpendicular to direction of propagation, direction of propagation,
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होती है इस तरीके से, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये ट्रैवलिंग बनाइए मैंने, ठीक है, स्टैंडिंग बनाएंगे, स्टैंडिंग में बना लेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हो फेज, देखो यहां से इस तरीके से, ये अलग अलग फेज में बनाना चाह रही थी मैं आपको, सिंपल देखो ये दिस इज योर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो बच्चों ये वाला कंपोनेंट क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये वेव आपके एक्स एक्सिस में जा रही है, इधर जा रही है, एक्स एक्सिस में जा रही है। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, तो दिस इज द ट्रेवलिंग वेव अलोंग द एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। नोट करिए बच्चों, तो ये प्रोपगेशन किधर है वेव का, अलोंग द एक्स एक्सिस। नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑलवेज। देखो आप लोगों को ध्यान रहे हो बच्चों, तो आप लोगों ने एसएचएम पढ़ा था, एसएचएम के अंदर इक्वेशन, तो एसएचएम के अंदर जनरल इक्वेशन क्या होती थी बच्चों, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी का स्क्वायर। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या आता था बच्चों वेव की फॉर्म में, a इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए साइन kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सिमिलरली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सेटिस्फाइड द इक्वेशन, क्योंकि ये वेव की फॉर्म में चल रही है, ये भी तो इस तरीके से चल रही है एसएचएम की फॉर्म में। सेटिस्फाइड द इक्वेशन, satisfied the following equation, satisfied the following equation, satisfied the following equation which can be obtained by Maxwell equation, Maxwell's equations which can be obtained by the Maxwell equation, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो इसके अंदर क्या लिखोगे बच्चों, डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स का स्क्वायर, डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स का स्क्वायर बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी का स्क्वायर, या फिर डेल स्क्वायर बी बाई डेल वाई का स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी का स्क्वायर, डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी का स्क्वायर। अब x लिखो तो x लिख लो, y लिखो तो y लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रिक अगर x में होगी तो मैग्नेटिक फील्ड आपके y में होगी। ठीक है, तो ये आपके पास दो मैक्सवेल लिखी, जिसका डेरिवेशन नहीं करना, बस आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ये देखो मैंने एसएचएम में जो जनरल इक्वेशन थी वहीं से लिखी है। ये जो वैल्यू है ना, ये जो v स्क्वायर लिखा हुआ है, ये c स्क्वायर के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, c स्क्वायर के। तो ये वैल्यू होगा आपके पास, ये वैल्यू होगी 1/c स्क्वायर, किसके बराबर होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। मैं प्रूव ही कर दूंगी इस बात को कि c सेट रूट इसके अंडर रूट के बराबर। यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना आपको, मैंने बताया कि जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से ही मैंने ये इक्वेशन लिखी है।
तो मैक्सवेल इक्वेशन से ड्राइव करके ये दोनों इक्वेशन क्या होते हैं, सेटिस्फाई करते हैं हमेशा मैक्सवेल इक्वेशंस को। ठीक है, तो आपके पास मैक्सवेल वेव इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, वेव इक्वेशन को किस तरीके लिखिए बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? बस ये डायरेक्ट याद रखना जनरल एसएचएम से। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशंस आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सॉल्यूशन जो होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन कैसे लिख सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, मैग्नेटिक वेव इक्वेशन बच्चों कैसे लिखोगे, E इज इक्वल टू ई नॉट के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, या B इज इक्वल टू बी नॉट के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं, ये वेव में पढ़ा था कि बीच में माइनस है तो वेव प्लस एक्स, अगर बीच में या नेगेटिव है तो वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर बीच में प्लस आ जाता है तो वेव किधर जाती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अगर यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा तो वेव किधर जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। दिस इज द वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आप लिख सकते हो आप लोग। अब जैसे इसको ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू के क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई लिखोगे, 2 पाई दोनों में बाहर है, के को 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा को 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई बाहर, तो एक्स बाई लैम्डा माइनस टी बाई टी। इसी तरह इसको भी ऐसे लिख सकते हो, बी नॉट 2 पाई एक्स बाई लैम्डा माइनस टी बाई टी। दिस इज आल्सो द वेव इक्वेशन। वो आपने एसएचएम में जो भी डिफरेंट फॉर्म पर, ये सारी एज इट इज अप्लाई होगी यहाँ पे। ठीक है, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस। ठीक है, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। देखो बच्चों, हम डेफिनेशन में एक बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फेज डिफरेंस क्या होगा, 0। देखो यहाँ पे जिस फेज में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसी फेज में क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फेज डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों इक्वेशन से देखो, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। पर पाई बाई 2 मत लिख देना जो कि डेफिनेशन से रट के। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक देखो ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्स एक्सिस में जा रही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये एक्स एक्सिस है आपके पास। ठीक है, ये मान लो वाई एक्सिस है, तो ये आपका जेड एक्सिस होगा, ये आपका क्या होगा, जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अलोंग वाई एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जेड एक्सिस में तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अलोंग वाई एक्सिस। तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, नोट करिए एक बार जल्दी से, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए एक जल्दी से इस पे बेस, एक न्यूमेरिकल देखिए, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करो। तो यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशन, क्वेश्चन लिखिए, यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशन, एक क्वेश्चन देखिए छोटा सा बच्चों यहाँ पे, यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशन, यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशंस, यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशंस, प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रूव दैट electromagnetic wave traveling along x-axis, electromagnetic wave traveling along x-axis, then having electric field varying sinusoidally, तो then कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, then ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड varying along x axis और मैग्नेटिक फील्ड along y axis। ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग along y axis
मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है, हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेयरिंग अलोंग y axis, magnetic field along z axis, ठीक है, वेयरिंग अलोंग z axis, ऑप्शन डी नन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है बच्चों? एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोपोगेट कर रही है? एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी अलोंग? या तो ये हो सकता है कि सॉरी वेव किधर जा रही है एक्स एक्सिस में, या तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग हो और मैग्नेटिक फील्ड किधर हो? जेड एक्सिस के। तो आपके पास ये ऑप्शन सही होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके? गलत हो जाए। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। ठीक है, अब देखो मैं एक छोटा सा प्रूफ करवाती हूँ आपको। ये नोट हो गया? एक छोटा सा प्रूफ देखिए बच्चों, आपके पास वो प्रूफ क्या था आपका? प्रूफ देखिए, प्रूफ में क्या है बच्चों आपका? यहां से ठीक है बच्चों, आगे देखिए कि देखो आपके पास ये बता रहे थे मैं रिलेशन C बराबर 1/μ0 देखो यहां से कैसे लिख सकते हो एक बार? ये तो मैं डायरेक्ट वेव इक्वेशन से डायरेक्ट बताया आपको कि ये आता है। थोड़ा अगर फिजिक्स के उससे देखो तो देखो आपके पास μ0/4π क्या होता है? 10⁻⁻⁷ और 1/4πε0 वो कितने के बराबर होता है? 9 × 10⁻⁹ के। इन दोनों की मल्टीप्लाई किसी डिवाइड कर दो इन दोनों को, तो μ0/4π मल्टीप्लाई बाई 4πε0 तो देखो μ0/4π 10⁻⁷ ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाई इसको इसे डिवाइड करोगे 9 × 10⁻⁹ इसको सोल्व करोगे तो 4π से 4π कैंसिल, तो क्या आया? μ0ε0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो देखो μ0ε0 किसके बराबर आया? 1/c² के। तो c² किसके बराबर हो गया? 1/μ0ε0। तो c को क्या लिख सकते हो? μ0ε0 का अंडर रूट। ये एयर में है बच्चों, एयर या वैक्यूम के लिए बात करें। ठीक है, अगर आपके पास कोई मीडियम है तो क्या लिख लेंगे? बी लिख लेंगे, और वहां पे क्या आ जाएगा? म्यू इंटू एप्सिलॉन। वहां पे मीडियम के लिए क्या लिख दोगे? ये लिख दोगे फॉर मीडियम, फॉर एनी मीडियम। समझ आया? किसी भी मीडियम के लिए हम इसको इस तरीके से बच्चों लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है बच्चों? ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव ट्रांसवर्स नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा है बच्चों? ट्रांसवर्स है। ठीक है, कैसे? तो अब इसको प्रूव करते हैं। हाउ? तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या है बच्चों, इस बात को समझते हैं। तो आपने कहा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। आप क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation also perpendicular to direction of propagation। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे इस चीज को? कैसे करेंगे? देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों,
ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेव जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो देखो ये अलग आपके पास ये बात समझ आ गई, एक्स एक्सिस में होगा तो ये किधर होगा आपका वाई एक्सिस में। प्रोपगेशन किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं अलोंग एक्स एक्सिस। इस बात का मतलब क्या है, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x axis when wave propagate along x axis। अगर वेव x axis में प्रोपोगेट कर रही है तो उसका x axis में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो यही बात मैं कह रही थी, अगर वेव आपकी x इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ इसके परपेंडिकुलर है, सिर्फ इसके क्या है, इस x एक्सिस के परपेंडिकुलर है b और e। x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझो बच्चों, मैं ये कह रही हूं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर है तो उसका x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस 0 होगी और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस क्या होगी बच्चों, 0 होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस 0 होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग x एक्सिस क्या होगी, 0। मतलब x एक्सिस के अलोंग इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ y एक्सिस में है या फिर z एक्सिस में है या फिर आपका z एक्सिस में है। अगर मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी z एक्सिस में हो जाएगी, लेकिन x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट बच्चों नहीं है, देयर इज नो कंपोनेंट। इस बात को अब हम प्रूव करेंगे। प्रूफ देखिए बच्चों, इसको प्रूव कर नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लो। इसको प्रूव करने के लिए हमने एक वेव को क्यूब की फॉर्म में कंसीडर कर लिया, क्यूबिकल फॉर्म में हमने एक क्यूब कंसीडर कर ली जिसमें वेव एक सरफेस से दूसरे सरफेस से जा रही है। लेट अस कंसीडर ए क्यूब। आपने एक क्यूब को कंसीडर कर लिया बच्चों, दैट इज योर क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है, तो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मान लिया आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये फेस क्यूब है आपके पास। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस, वेव ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर जा रही है बच्चों, एक्स एक्सिस में चल रही है। लेट अस कंसीडर वेव ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, वेव अलोंग एक्स एक्सिस में जा रही, इसका मतलब बच्चों Ex अलोंग एक्स एक्सिस 0 होगा और Bx भी क्या होगा बच्चों, 0। ये हमें प्रूव करना है यहाँ से, देखो कैसे करेंगे। तो क्लोज लूप में से जा रही है तो आपके पास अकॉर्डिंग टू सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस क्या होगा, 0। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस क्या होता है, 0। क्यूब में पढ़ा था ना, एक क्यूब में से टोटल फ्लक्स पासिंग क्या होगा आपका, 0 होगा। कैसे, देखो, मतलब कि टोटल फ्लक्स जो होगा E डॉट ds या P डॉट ds कोई से के लिए ले लो, टोटल फ्लक्स क्या होगा बच्चों, A B C D E F G H, इस पूरे क्लोज सरफेस में से टोटल फ्लक्स पासिंग क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ये बात आपको पता है, किसी भी क्लोज लूप में से टोटल फ्लक्स ऑलवेज क्या होगा, 0। ये आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास एक क्लोज लूप है, इसमें जितना फ्लक्स आया उतना ही बाहर चला गया, बाकी सारे सरफेस परपेंडिकुलर थे, तो क्या होगा, 0। अब इसको देखते हैं, अलग अलग सरफेस के लिए देख लो। ये कमरा है आपके सामने बच्चों, ठीक है, तो इसको देखो, सबसे पहले लिखेंगे E डॉट ds सरफेस, एक सरफेस ये ले लो AEHD E डॉट dx प्लस, ठीक है, क्या लिखेंगे, E डॉट ds लिख लो, E डॉट ds प्लस ds ही आएगा ऐसे। एक सरफेस ये ले लो
एफ जी, ये वाला देखो ये एच ई एफ जी, एक फेस ये वाला सामने वाला डी सी ए बी, ठीक है, सारे फेस लिख लिए बच्चों। अब सुनो, ये देखिए रूम है आपके सामने, मैं एक रूम में खड़ी हुई हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस दीवार से दूसरी दीवार पे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आई इधर जा रही है। अब देखो ऊपर वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, एन कैप एरिया वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, एन कैप लगा लो, एन कैप, एन कैप क्या बताएगा, एरिया वेक्टर, एन कैप क्या बताता है बच्चों, एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर है, ठीक है। अब देखो अब इस फेस का जो मेरे ऊपर छत है इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा, क्लोज बॉडी जनरल एरिया वेक्टर किधर लोगे, आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपके पास ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका आउटवर्ड, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, बोलो है या नहीं। ये फर्श है, इसका एरिया वेक्टर भी नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऐसे, तो क्या बना, जीरो। क्या बना आपका, जीरो बना या नहीं बना बच्चों, बताइए। एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये दीवार है सामने आपके, मेरे सामने एक दीवार है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, तभी एंगल क्या बना, 90 डिग्री। मेरे पीछे दीवार है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही, मेरे पीछे दीवार है ये वाली, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, तो दोनों बीच में एंगल क्या बना, 90 डिग्री। मतलब कि बाकी जो चारों फेस है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के और एरिया वेक्टर एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। इन फोर फेसिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। बात समझ आई। तो ये मैंने क्यूब में भी समझाया आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। ये 90 डिग्री है बच्चों, तो देखो इस फेस में भी प्लस जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, और इसमें भी क्या बन जाएगा, जीरो। चारों में क्या बन जाएगा आपका, जीरो। तो सिर्फ फ्लक्स क्या बनेगा बच्चों आपके पास, क्या बचेगा, यहाँ से देखो सिर्फ कितना फ्लक्स बचेगा आपके पास, ई डॉट ds प्लस ई डॉट ds। एन कैप सिर्फ एरिया वेक्टर को बताता है आपके पास, एन कैप किसको बता रहा है, एरिया वेक्टर को, ठीक है। क्लोज लूप ये कौन सा है, AEHD प्लस BFGC। तो देखो बच्चों ये वाला जो फेस है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें ऐसे जा रही है और इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, तो इसमें थीटा क्या बना बच्चों, जीरो। थीटा क्या बनेगा, जीरो। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर आपका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये एन कैप इधर है, तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा इस फेस के लिए, 180 डिग्री। क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ से ये एक्स एक्सिस में है ना, ई एक्स लिख दो, ये कंपोनेंट किधर है, एक्स एक्सिस में। देखो वेव इधर एक्स एक्सिस में जा रही है, एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो देखो तो आपके पास क्या बना, ई एक्स, ये एक्स एक्सिस में था तो इसलिए मैंने वेव किधर ट्रेवल कर रही थी बच्चों, एक्स एक्सिस में, वेव किधर ट्रेवल कर रही थी आपके एक्स एक्सिस में, तो आपने एक्स एक्सिस कंपोनेंट लिख दिया। क्या लिख दिया, एक्स एक्सिस। तो आपके पास एक्स एक्सिस में डायरेक्शन सारे जीरो हो गए, ठीक है। तो आपके पास ये कंपोनेंट किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, आपका एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से आपके पास सिर्फ ये लिखे, ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, यहाँ से वेव किधर जा रही है, एक्स एक्सिस में, वेव किधर जा रही है बच्चों आपके पास, एक्स एक्सिस में। तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसकी वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, cos 180 डिग्री ना, तो माइनस ई एक्स ds, ई और ds में ds मैं से लिख दूं cos 180, अब समझ आता है, इनटू फेस AEHD प्लस BFGC EX, ये बना आपके पास एक्स एक्सिस के लिए EX लिख दिया मैंने, ds cos 0। तो ये क्या बना बच्चों, माइनस का EX ds, माइनस का EX ds, और ये क्या बना बच्चों, प्लस का EX ds, ठीक है। अब देखो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों,
जीरो। देखो प्लस का EX DS माइनस का EX DX क्या बना, जीरो। क्या बना आपस में, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कोई भी कंपोनेंट नहीं है। मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकती थी डायरेक्ट, अगर आपको ऐसे नहीं आया हो क्लियर तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ये वाला जो कंपोनेंट है, देखो ये वाला, इसको मैं ऐसे लिख लूं EDS बराबर EX माइनस DS। इसको क्या लिख सकती थी मैं, EDS बराबर एक्स एक्सिस के लिए EX लिख दिया, EX DS। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी, अगर मैं यहाँ पुट करूं तो DS को बाहर ले लो, क्या बना EX माइनस का प्लस का EX बराबर जीरो ही तो बना ना। EX प्लस का माइनस का EX क्या बना बच्चों आपका, जीरो। ठीक है, इट मीन्स देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये इधर क्या चल रहा था आपके पास, ये आपके पास क्लोज लूप थी आपके पास इधर से, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों, ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास EX DS माइनस EX DS। देखो ये इधर से लिख दिया मैंने, वहां कट गया पर बाकी लिखना चाहती हूं तो बराबर जीरो। तो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या है बच्चों, जीरो। मतलब EX का कंपोनेंट क्या आ गया आपका, जीरो। एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, जीरो। इसी तरह BX भी क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। सिमिलरली BX भी क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब कि देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ किधर है, Y और Z डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किधर आपके, अलोंग Y एंड Z डायरेक्शन। तो ये बात हमें क्या बताती है, दिस प्रूव द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस प्रूव दैट ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात हमें क्या बताती है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर सिर्फ बेसिक था, अगला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, उसको बड़ा ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।